सुपर एक्टिव है, इतने ज़्यादा काम उसके पास हैं कि 5वीं मंजिल वाले आदमी को कबूतर पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए, महाकाल में कितना पानी चढ़ना चाहिए, दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इतने सारे विषय हैं उसके पास कि बाकी विषय के लिए समय नहीं है। तो राजनीतिक लोगों से मेरी इसलिए शिकायत नहीं है कि हमारी जो व्यवस्था है उसमें एक शब्द है डेमोक्रेसी, और इस डेमोक्रेसी का जो परिभाषा हमारे यहाँ गढ़ी गई है, ओरिजिनल डेमोक्रेसी में वो परिभाषा नहीं थी। डेमोक्रेसी के लिए वो देश, वो राष्ट्र अपनी जिम्मेदारियों को भी समझे, अपने कर्तव्यों को भी समझे, अपने अधिकारों को भी समझे, अपनी ड्यूटीज़ को भी समझे, और लोग लोकतंत्र का मतलब समझें, तब लोकतंत्र नाफिज किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया है और अलग अलग भीड़ बन गई है। कुछ यादवों की भीड़ है, कुछ ठाकुरों की भीड़ है, कुछ मुसलमानों की भीड़ है, कुछ दलितों की भीड़ है, और सब ने अपने अपने एजेंडे के तहत कहा है कि 5% हमारे पास हैं, 15% इनके पास हैं, 4% इसके पास हैं, और सत्ता प्राप्ति के लिए उस लोकतंत्र का मिसयूज हो रहा है। लिहाजा राजनीतिक लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें वोट तो आखिर पंचर जोड़ने वाले का भी चाहिए और एपीजे अब्दुल कलाम का भी चाहिए। तो सवाल यह है कि वोट की राजनीति आपको अब्दुल कलाम पैदा करने से रोकती है और पंचर पैदा करने वालों को बढ़ावा देती है। लिहाजा राजनीतियों के लोगों से हम ये कहें कि वो लोकतंत्र में लोगों के बहुमत से जीत के भी आएँ और सच सच भी बोलें और हर बात सच कहें, ये मुमकिन नहीं है। झूठ तो उन्हें बोलना ही पड़ेगा। ये लोकतंत्र का एक नेगेटिव हिस्सा है। वो तमाम बातें आपको माननी पड़ेंगी जो शायद जिससे आप कन्विंस ना हो, एग्री ना करते हो, लेकिन चुनाव के दरमियान में आपको या तो मौन रहना पड़ता है या मौन सहमति देनी पड़ती है। ये विडंबना है लोकतंत्र की। लेकिन जो कोर्ट है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उन तमाम लोगों की चुनाव की कोई बाध्यता नहीं है। न उनको चुनाव जीतना है, न किसी को खुश करना है। लेकिन उस जैसे समाज में भी कभी लोग इन विषयों पे क्यों नहीं बोले? मेरी शिकायत सरकारों से नहीं है, नेताओं से तो है ही नहीं, लेकिन उस समाज से जो हर छोटी छोटी बात पे बोलता है, हर छोटी सी बड़ी घटना को दुनिया की घटना बताता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इस देश में देश को तोड़ने के नारे भी लगने लगते हैं, उसको भी कहता है ये भी एक हिस्सा है, ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कभी क्यों नहीं पूछा कि 14 मई 1954 को, और ये कोई हजारों साल पुरानी घटना नहीं है जिसको आपको मैं बताऊंगा और आपको कोई कहानी सुनानी होगी, चंद लम्हे की बात है, 1954 की घटना है कि 14 मई 1954 को किन कारणों से, किसके दबाव में, और ताज्जुब की बात क्या है कि जिस शख्स का दबाव आपने माना, जिसने आपको ब्लैकमेल किया, आपने उसी के दबाव में 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति को मजबूर कर दिया कि आप एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी कर दें। उस वक्त के राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि ये गलत है, इल्लीगल है। लेकिन सत्ता का नशा और ट्रांसफर ऑफ पावर पे मिलने वाली प्राइम मिनिस्टरशिप की जल्दबाजी इतनी थी कि किसी को नहीं सुना। सारे इंस्टीट्यूशन को उस वक्त डिमोलिश करा गया। आज लोग कहते हैं कि आज इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश किया जा रहा है। 70 साल से जो हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए थे उसको ये विचारधारा के लोग तोड़ रहे हैं। इंस्टीट्यूशन तो पहले दिन से डिमोलिश हो गए थे, लेकिन आपको जिस तरीके से परोसा गया उससे ऐसा लगा कि कुछ खास सोच के लोग और कुछ खास किस्म के लोगों की बात का विरोध करना इंस्टीट्यूशन को तोड़ना है। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन गए थे। जिस आदमी को आपने गद्दारी के जुर्म में 20 साल तक जेल में रखा,
जिसके लिए आपने अपनी पार्टी के अगेंस्ट चले गए, जिस शख्स के लिए आपने अपने देश के खिलाफ चले गए, जिसके लिए आपने अपने संविधान की खिलाफ वर्जी की, उसकी बात आपने 14 मई 1954 को मानी। और बाद में ऐसा क्या हुआ कि जिससे इतनी दोस्ती थी, जिसके लिए अपनों को आपने बेगाना कर दिया, उसको आपको गद्दारी के जुर्म में 20 साल तक जेल में रखना पड़ा। यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए देश में? हम 1000 साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं, हमें औरंगजेब पढ़ाया जाता है, हमें बाबर पढ़ाया जाता है, हमें तमाम लोग पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद के औरंगजेबों के बारे में नहीं बताया जाता। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप डिबेट करते हैं, जब आप चर्चा करते हैं, तो ये चर्चा सिर्फ कमरों में सीमित नहीं रहती, ये आवाज़ बाहर जाती है, और जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग होते हैं उनके कान तक पहुंचती है। इसका मुझे यकीन सिर्फ इसी घटना से हुआ है। 14 मई 1954 को जो राष्ट्रपति से आदेश दिलवाया गया, और उस आदेश के बारे में कभी न संसद के किसी सदन में चर्चा हुई, न उसका कभी जिक्र किया गया। आपने जब भारत के संविधान में उसको जोड़ा, उसे हम अभी हाल फिलहाल में उस आर्टिकल का या उस आर्टिकल की मौत हो गई है। उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को आर्टिकल 35A के नाम से ये देश पिछले 4 साल से सुन रहा है। आप सोचिए कि क्या इससे पहले जिस संविधान को जज साहब सुबह से लेकर शाम तक इधर उधर इधर इतना, इसमें ये, यहाँ नुक्ता, यहाँ कौमा, इतनी चीज़ें उसमें बताते हैं, क्या पिछले 70 साल में भारत की जुडिशरी के किसी वरिष्ठ वकील ने या किसी जज ने ये नहीं देखा कि भारत के संविधान में किस इल्लीगल तरीके से एक राष्ट्रपति के ऑर्डर को आर्टिकल बना के आपने जोड़ दिया है, और उस पर चर्चा ही नहीं है। और 14 मई 1954 की उस कॉपी में मौजूद है वो, लेकिन उसके बाद के 3 एडिशन से 4 एडिशन से वो गायब है, कि लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए। और 5वें 6ठे एडिशन में फिर आई, और इस तरीके से उसकी प्लेसिंग की गई है कि अगर शायद कोई आपको बता भी देता तो आपको बहुत समय लगता कि आखिर ये कहाँ पे लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है। लेकिन जैसे दुनिया में होता है, कोई पाप छुपता नहीं है, वो कभी न कभी किसी न किसी समय सामने ज़रूर आता है। ये बात ऐसा अच्छा है कि ये उस वक्त सामने आया जब आप जागरूकता की तरफ बढ़ रहे थे। लिहाजा लाख कोशिशों के बाद भी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक उस पर बहस की, और फिर बहस में ऐसा लगने लगा कि जज साहब के पास कोर्ट में कोई आर्गुमेंट नहीं है। अब ये हो रहा था कि सरकार कहेगी कि आगे बढ़ा दो, या हम कहेंगे कि आगे बढ़ा दो। ये करते करते 4 साल निकल गए। लेकिन मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जब जम्मू यहां से लेके जम्मू कश्मीर तक जो हमारे साथी थे, हम सब ने तय किया कि भाई ये लीगल मामला है, इसको कोर्ट में बहुत कोई आर्गुमेंट हमारी तरफ से इसमें होना नहीं है कि कोई डे टू बेसिस पे कोई सुनवाई हो रही हो, क्योंकि ये अयोध्या और बाबरी मस्जिद का इशू तो है नहीं। तो हमने कहा कि जो समाज है, इस समाज को टेस्ट किया जाए कि क्या ये समाज सच में आज के दौर में 21वीं सदी के भारत में, कि पूरी दुनिया कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो क्या भारत के लोग इस 21वीं सदी को कैसी होगी, किस तरह होगी, उसको अपनाना भी चाहते हैं, या सिर्फ इस बात में खुश हैं कि सत्ता का परिवर्तन हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया। मुझे उस वक्त भी लगता था और आज भी लगता है कि सबसे बड़ा जो चुनौती है, सत्ताओं में आप किसी को बिठा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, लेकिन समाज में अगर परिवर्तन हो जाएगा तो सत्ता में वही बैठेगा जिसे आप चाहेंगे। लिहाजा समाज के अंदर अगर आप जागृति पैदा कर दें, किसी के खिलाफ किसी को गाली देने का हमारा कोई मकसद नहीं था। जो भी कुछ है, जैसा भी है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, कान, जैसा भी है, उसी को सामने रख करके कुछ लोगों को बेनकाब किया जाए। तो पूरे देश में चर्चा होने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब इस पे सुनवाई बहुत हो गई है,
अब हम चैम्बर में बैठ के इस पे फैसला करेंगे। हमने उसका भी बड़ा लंबा इंतजार किया, लेकिन हमने अपनी मुहिम को नहीं रोका। हमने कहा देश को सच सच बताते हैं कि ये आर्टिकल 35 ये क्या चीज़ है, क्योंकि इस देश ने 70 साल से 370 इतना सुना था कि लगता था कि 370 पता नहीं क्या चीज़ है। मैं कहता हूं जिन लोगों ने इसका प्रचार भी किया वो भी इस षड्यंत्र में शामिल थे।